अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार स्पेशल और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है कज़न मैरिज। क्या कज़न मैरिज मुस्तकबिल में पैदा होने वाली औलाद के लिए ख़तरा बन सकती है? इसी पर बात करेंगे, क्योंकि अभी तक जो रिसर्च सामने आ रही है उसके मुताबिक दुनिया में हर 10 में से एक बच्चे के माँ बाप आपस में रिश्तेदार ज़रूर होते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम आपको बताएं कि आम तौर पर किसी भी शख्स में शिज़ोफ्रेनिया जो बीमारी है एक, उसका ख़तरा 0.3 से 0.6% तक होता है। लेकिन अगर ये कज़न मैरिज हो जाए तो ये ख़तरा 0.6 से बढ़कर 1.32% तक चला जाता है। और डिप्रेशन की अगर बात करें तो आम इंसान में या आम कपल्स में डिप्रेशन की जो रेशो होती है वो 10% होती है, लेकिन कज़न मैरिज की जो रिसर्च सामने आई है उसमें ये रेशो 10 से बढ़कर 30% तक चली जाती है। इसके अलावा गुज़िश्ता साल लाहौर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल के ज़ेर तमाम एक वर्कशॉप हुई जिसमें रिसर्च जो सामने आई उसके मुताबिक लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी सामने आई जो कज़न मैरिज का ही नतीजा है। तो कज़न मैरिज पर हमारा दीन क्या कहता है, क्योंकि इसको हराम करार तो नहीं दिया गया। इस पे साइंस ने क्या रिसर्च की, इसके अलावा अभी तक जो हमारे जो जितने भी रिसर्च करने वाले लोग हैं, हमारे साथ जो साथी हैं, वो इस पर क्या बात करते हैं, उन्होंने क्या रिसर्च कर रखी है, क्योंकि तहकीक बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को जानने के लिए। क्योंकि 1400 साल पहले इस्लाम ने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई थी जो तहकीक में आज साबित हो रही हैं। तो साइंस और इस्लाम, इस पर हम बात करेंगे। कज़न मैरिज के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरीबा साकिब हैं, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं, गायनाकोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ साथ दीन क्या कहता है इस पर बात करने के लिए मुफ्ती अहमद खान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, हमारे साथ रहिएगा। इसके साथ साथ डॉक्टर सुल्तान महमूद PhD हैं, जो कि तहकीक रिसर्च उनकी इस पर बहुत ज़्यादा है कि क्या कहती है हमारी रिसर्च अभी तक दीन और साइंस, और फिर जो चीज़ें उसका निचोड़ निकला उस पर इनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने भी अपना वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ कज़न मैरिज के ऊपर जो साइंसी तौर पर चीज़ें सामने आ रही हैं कि बच्चे जो हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा जेनेटिक डिजीज़ आ जाती हैं, डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, उनमें ब्लड की बीमारियां आ रही हैं। इस पर अभी तक आपने क्या रिसर्च की, क्योंकि ख़ुद आप डॉक्टर हैं, इनफर्टिलिटी पैदा होती है? बिल्कुल अनीला, देखो जनरली स्पीकिंग एक आम पॉपुलेशन के अंदर जो डिजीज़ जेनेटिक डिजीज़ का जो रेशियो है वो है 1 to 2%। कज़न मैरिज के अंदर ये हो जाता है डबल, दैट मीन्स 2 to 4%। हैविंग सेड दैट, फिर भी कज़न मैरिज के बावजूद भी 96% चांस है कि बच्चे नॉर्मल होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, होता क्या है कि मसला तब बनता है जब ख़ानदान में पुश्तों के बाद बहुत सारी पुश्तों के अंदर कज़न मैरिजेस हो रही होती हैं। लेट्स से कि वालिदैन भी कज़न से, दादा दादी भी कज़न से, आगे से बच्चे भी, नाना नानी भी कज़न से, तब इवेंचुअली जाके जो है जेनेटिक पूल जो होता है वो एक पॉइंट पे जाके जो है वो स्टेगनेंट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर ये मसले मसाइल बनते हैं। एक ये रीज़न होता है। दूसरा, अगर फैमिली में कोई नॉन जेनेटिक डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल हमें पता है कि एक फैमिली के अंदर डाउन सिंड्रोम है, या लेट्स से थैलेसीमिया की बीमारी है, या हीमोफीलिया की बीमारी है, ऐसी फैमिलीज़ में कज़न मैरिज करने से पहले अब जेनेटिक टेस्टिंग हो सकती है। आप जिन कज़न्स की आपस में शादी करना चाहते हैं, आप उन दोनों की जेनेटिक टेस्टिंग करें। उसका नाम है WES, होल एक्सोम सीक्वेंसिंग उसको हम कहते हैं। वो आप कीजिए, सिंपल ब्लड टेस्ट है, उसके थ्रू पता चल जाता है कि हम जिस बीमारी को देखना चाह रहे हैं आया कि दोनों जो है उसके कैरियर्स हैं या नहीं है। अगर तो वो कैरियर्स नहीं है तो बिल्कुल सेफ है, आप उन दोनों की शादी करें तो इंशाल्लाह बच्चों में वो डिजीज़ नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी बात की कि ये जो जेनेटिक डिजीज़ हैं ये कज़न मैरिज में जब बार बार शादियाँ होती हैं कज़न्स की आपस में, तभी इस तरह के जो केसेस हैं वो सामने आते हैं। तो हमारे पास चूँकि अलामा साहब यहाँ मौजूद है, मुफ्ती साहब हैं। मुफ्ती साहब, कज़न्स की जहाँ तक बात करें तो हैं तो हम आदम और अम्मा हवा के औलाद, कज़न्स तो बन गए ना कहीं से। हमारे तो कज़न पे कज़न शादियाँ चलती भी आ रही हैं। और हमारे आका दो जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ ज़ौजा मुताहरात भी ऐसी थी जो उनकी कज़न थी। इसके अलावा अगर हम बीबी फातिमा ज़हरा को देखें और मौला अली मुश्किल कुशा को देखें तो वो भी आपस में इनकी जो थी शादी थी वो इसी तरह थी, क्योंकि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न थे मौला अली। तो क्या कज़न मैरिजेस जो है इस्लाम में इसका कॉन्सेप्ट तो बड़ा क्लियर है, तो साइंस पर आकर ये बात क्यों अटक जाती है कज़न मैरिज के ऊपर? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो रिश्ते की जो हराम करार दिए उन ख़वातीन में कज़न नहीं है। वो कज़न कि जिसको आज साइंस कह रही है भी कज़न मैरिज जो है वो बीमारियों का सबब बन सकती है, तो उस आयत मुबारका के अंदर ऐसी जो है कोई बात नहीं है कि आप कज़न के साथ करेंगे तो ये जायज़ नहीं है। कुरान ने जो रिश्ते हमें हलाल करार दिए उसमें कज़न भी हलाल है।
اور بعض مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر کزن کے ساتھ جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر کزن کی بہن آپ کے گھر میں ہے تو آپ اس سے نکاح اس کی سالی سے نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح وہ اس لڑکی کے ساتھ بھی آپ نہیں کر سکتے جس کی ماں کا آپ نے دودھ پیا ہے, رضائی بہن جس. تو یہ سارے وہ رشتے ہیں کہ جس میں قرآن نے کلیئر کر دیا بھی یہ وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں, یہ وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ نہیں کر سکتے اس کے اوپر نص قطعی موجود ہے. اب کزن جو ہیں یعنی محرم اور نامحرم کا جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہے اس معاملے میں. تو جینیٹک ڈیزیز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلطان صاحب بھی موجود ہے. ڈاکٹر صاحب آپ PhD ہیں, آپ نے کافی ریسرچ کی ہوگی اس کے اوپر, کزن میرجز کے اوپر. جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ آ رہے ہیں کیسز سامنے, ڈیزیز آتی ہے. میں نے ایک سوال کیا بحیثیت انسان, بحیثیت مسلمان کے, ہمارا کنسیپٹ ہے کہ ہم اماں حوا اور حضرت آدم کی اولاد ہیں, تو ہم کزنس تو ہیں. یہ تو شروع سے چلتا آ رہا ہے ازل سے کہ کزن میرجز چلتی آ رہی ہیں. تو اس میں آپ کی کیا ریسرچ کہتی ہے؟ دیکھیں, جیسا تو مفتی صاحب نے کہا کہ ایک تو حقیقت ہے کہ اس میں نہ جائز ناجائز یا حرام حلال والی بات جو ہے وہ اسلام نے اگر طے کر دی ہے تو وہ ہمارے لیے قانون ہے. کزن جو آپ نے فرمایا نا کہ حضرت آدم بی بی حوا, پہلی تو بات ہے کہ وہ کزن نہیں تھے. نہیں ہم تو کزن ہیں نا, اس کے بعد ہم کزن ہو گئے. اچھا اب ہم کزن ہیں. اس میں ایک چھوٹی سی میں مثال دوں گا کہ دنیا میں 87 لاکھ سے زیادہ درختوں کی قسمیں ہیں. کوئی درخت آپس میں ملتا نہیں ہے, کسی کا پتا آپس میں ملتا نہیں ہے. اسی طرح دنیا کے اندر کوئی اس وقت 8 ارب انسان کھڑے ہیں, زندہ ہیں. کوئی اتنے ہی اندازہ کر لیں کہ فوت ہو گئے ہوں گے, اتنے ہی شاید آئندہ آ جائیں. کوئی بھی 2 شخص نہیں ملتے آپس میں. اچھا یہ بالکل کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ کزن کے ساتھ بالکل ہی شادی نہ کریں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر آپ خاتون کا سارا کروموسوم, سارا اس کا وہ جو ہے اس کا جو کریکٹر, جین کریکٹر آپ دیکھ لیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بالکل ہی کزن نہیں ہے ان کے اندر بھی وہ چیز بیماری آ رہی ہو, جیسے شیزوفرینیا آ رہا ہو, جیسے ان کے اندر تھیلیسیمیا آ رہا ہو, جیسے اس میں ڈپریشن کے معاملے یا ڈائبٹیز یا اس طرح کی چیزیں ان میں بھی ہو سکتی ہیں. بیسٹ وے تو یہی ہے جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ آپ شادی سے پہلے ایک ٹیسٹ کر لیں, چاہے وہ کزن ہے چاہے نہیں کزن. وہ ٹیسٹ کریں گے, دیکھیں آپ بہت ساری بڑی بڑی بیماریوں میں بچ جائیں گے. اور یہ جو ہمارا کروموسوم نمبر 19 ہے جس کے ایبسنٹ ہونے کی وجہ سے ڈاؤن سنڈروم آ جاتا ہے بچوں میں, وہ پہلے سے ٹیسٹ ہو جائے گا کہ یہ بیماری کیا اس خاندان میں چلی آ رہی ہے. اچھا 2 بالکل انجان ہے آپس میں, اس میں بھی وہ بیماریاں آ سکتی ہیں, اس میں بھی آ سکتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کزن میرج نہ کریں تو پھر بیماری سے بچ گئے. ہاں چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ 100% کی بجائے 10% رہ جائیں, 5% رہ جائیں, وہ بیماری نہ آئے جو کہ یا تو ماں میں تھی یا باپ میں تھی, اب بچے میں نہ آئے. اچھا لیکن یہ بھی چانس ہے کہ آپ نے بالکل ریموٹ جگہ شادی کر لی, مثلا کسی جرمن نے کسی فرض کریں کسی رشین کے ساتھ شادی کر لی یا فلانی کا, تو وہ جو ان کے پیچھے کریکٹر آ رہے ہیں اس کی وجہ سے جینیٹک ڈیزیز جو ہے وہ آگے سے آگے ٹرانسفر ہو سکتی ہے. ڈیٹیل گفتگو کریں گے لیکن شارٹ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ہم پھر اسی ٹاپک پہ دوبارہ بات کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو کزن میرج کے نتیجے میں جو بیماریاں سامنے آتی ہیں ان بچوں کی کیا بائی برتھ ان میں وہ ڈیزیز آ جاتی ہے؟ پہلا سوال تو میرا. اور اگر وہ بائی برتھ نہیں ہوتی, وقت کے ساتھ بھی ظاہر ہو سکتی ہیں, تو ان بچوں کا علاج کس ایج تک ممکن ہے کروایا جا سکتا ہے؟ اس کے بعد یہ بچے کیا زندہ رہ سکتے ہیں, سروائیو کر سکتے ہیں؟ دیکھو جو جینیٹک ڈیزیزز ہے نا, ایک پورا اسپیکٹرم آف ڈیزیزز ہے. وہ چھوٹی سی آپ سمجھ لو ایک مول سے شروع کر کے جو کہ بالکل ہارملیس سی چیز ہے, ایک مہلک بیماری تھیلیسیمیا میجر کا روپ لے سکتی ہے. سو اس اسپیکٹرم کے بیچ میں بہت سی ایسی ڈیزیزز ہیں جو بالکل کچھ نہیں کریں. وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گی, وہ بچے کی زندگی کو افیکٹ نہیں کریں گی, لیکن ہاں وہ بچے کی اندر وہ ڈیزیز ہوگی, فار لائف اس کے ساتھ ہوگی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھورے بال والے بچے ہوتے ہیں جس کو ہم البائنوز کہتے ہیں. اب ٹیکنیکلی اس کے اندر کوئی میجر جن کے آئی بروز بھی وائٹس ہوتے ہیں, البائنوز ہم ان کو کہتے ہیں. تو یہ جیسے اب ایسی جینیٹک ڈیزیزز ہیں, بچے بالکل ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں الحمدللہ, ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ان میں مائنر مسئلے مسائل ہوتے ہیں. آنکھیں ان کی ویک ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو باقی لوگ. ان کی اسکن کے اندر جو ہے اگر وہ اس کا خیال نہ رکھیں تو کیونکہ میلانن کی ان کے اندر جو ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو اسکن کینسر ہو سکتا ہے آگے جا کے. لیکن اوور آل ایز اے ہیلدی ہیومن بینگ وہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کون کون سی ایسی ڈیزیزز ہیں جو کہ کزن میرج کے سلسلے میں سامنے آ سکتی ہیں؟ اور دوسری مجھے یہ بھی چیز بتائیے گا کہ کزن میرج اگر جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ اگر اس کو ایویلویٹ کر لیا جائے, سارے معاملے کو اس کو دیکھ لیا جائے, تو پھر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اس معاملے میں. تو ان ڈیزیزز کی جو ریشو ہے, اس کی ہائپ کس حد تک جا سکتی ہے؟ کینسر تو آپ نے ایک بڑی ایکسٹریم سٹیج بتا دی. دیکھو
अब डिपेंड करता है कि दो चीज़ें हैं, जैसे डॉक्टर साहब भी जिक्र कर रहे थे कि एक होता है कैरियर स्टेट और एक होता है डिजीज फॉर्म। तो जनरली जो कज़न मैरिज के अंदर डिजीजेस देखी गई हैं उनको हम कहते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीजेस। वो क्या होती है कि दो लोग हैं, दो कजन्स हैं, देखने में बिल्कुल नॉर्मल हैं, उनको बिल्कुल कोई मसला नहीं है, लेकिन जब उनकी शादी होती है तो एकदम से एक बच्चा सामने आता है जिसके अंदर एक नई सी डिजीज डेवलप हो जाती है। लेट्स से फॉर वो कहते हैं ना एग्जांपल की हम थैलेसीमिया ले लेते हैं। सो दोनों माँ बाप के अंदर थैलेसीमिया नहीं था, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके अंदर थैलेसीमिया मेजर है। मेजर क्या होता है कि उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बगैर वो बच्चा चल ही नहीं सकता आगे। अब एकदम से इतनी सीवियर डिजीज कैसे आ गई? सो ये था कि पीछे से जेनेटिकली दोनों माँ बाप के अंदर वो एक एक जीन थी। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे अंदर पेयर्स होते हैं, हर जीन्स के पेयर्स हैं, एक माँ की तरफ से आता है, एक बाप की तरफ से आता है। सो लेट्स से कि अगर एक पेयर डिफेक्टिव है, उस पेयर में से एक जीन डिफेक्टिव है और एक नॉर्मल है, तो मैं नॉर्मल होंगी क्योंकि ये रिसेसिव डिजीज है। इसी तरह ये वो एक्स क्रोमोसोम्स और ये वाई ये डिफरेंट है। वो एक्स वाई जो होते हैं वो तो जेंडर के लिए होते हैं, और कुछ डिजीजेस उनसे भी होती हैं, जैसे जो हीमोफीलिया है उसको हम कहते हैं वो एक्स लिंक्ड डिजीज है, कि अगर वो माँ की तरफ से एक्स आ रहा है एक, और अगर वो नॉर्मल एक्स है तो बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर माँ का भी अब नॉर्मल आ रहा है और लेट्स से बाप के अंदर भी वो एक्स एबनॉर्मल था तो बच्चे के अंदर हीमोफीलिया आ जाएगा। ठीक है, वो अलग एक है, एक्स वाई अलग डिजीजेज हैं। लेकिन जो ऑटोसोमल रिसेसिव है उसके लिए ये है कि जो हमारे पास पेयर्स हैं 45 पेयर्स में से मैं बात कर रही हूँ कि अगर दो जीन्स हैं, एक माँ की तरफ से एक बाप की तरफ से, अगर एक नॉर्मल है तो बच्चा नॉर्मल होगा, लेकिन अगर दोनों एबनॉर्मल है तो बच्चा एबनॉर्मल होगा। ठीक, डॉक्टर साहब एक चीज़ और भी बताइएगा यहाँ पे कि अक्सर लोगों का कॉन्सेप्ट है कि शायद हमारे यहाँ अक्सर क्योंकि रूरल एरियाज़ हैं, बहुत ज़्यादा इलिटरेसी भी है, लोगों का कंसेप्ट ये होता है कि अगर माँ के यहाँ बेटा नहीं हुआ तो कल को उसकी बेटी बड़ी होकर जब शादी करके जाएगी तो उसमें भी शायद बेटा ना हो सके। ये भी क्या नस्ल दर नस्ल ये चीज़ चल सकती है? आपने बड़े मज़े की बात की है कि देखो इसके अंदर तो कोई सदाकत नहीं है इस बात में, क्योंकि बेटा या बेटी जो है वो स्पर्म जो है ना वो डिटरमिन करता है, वो तो बाप की तरफ से आना है। तो क्योंकि एक बाप जो है एक जो मेल की बॉडी है उसके अंदर दोनों स्पर्म बनते हैं, एक्स स्पर्म भी बनते हैं और वाई स्पर्म भी बनते हैं। अगर वाइफ के एग के साथ एक्स वाला स्पर्म मिल जाएगा तो बेटी पैदा हो जाएगी, अगर वाइफ के एग के साथ वाई वाला स्पर्म मिल जाएगा तो बेटा पैदा हो जाएगा। तो ये तो स्पर्म ने डिटरमिन करना है, इसमें माँ का कोई लेना देना नहीं। और आप देखो इसको आप यूं आराम से इसको इस मिथ को हम बस्ट कर सकते हैं कि खानदान होता है, लेट्स उनके हैं ही बेटे। अब जब अगली नस्ल आई सारी बेटियां पैदा हो रही हैं, लेट्स सो यहाँ तो बेगमात तो डिफरेंट है, हर किसी की बेगम डिफरेंट घराने से है। बिल्कुल ऐसे। मुफ्ती साहब आप क्या कहेंगे दीन के एतबार से कि ये जो सारा मामला है कज़न मैरिज के बाद बीमारियाँ, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आजकल का जो ज़माना है उसमें रिसर्च ये कहती है कि पीक पकड़ रही हैं, इसमें केसेस की रेशो में इजाफा हो रहा है। इस हवाले से मैं 3 बातें करूँगा। पहली बात तो ये कि हदीस मुबारक की रोशनी में जब हम देखते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम की 5 अज़वाज मुतहरात वो थीं जो नबी अलैहिस्सलाम की कज़न थी, फूफीज़ाद भी थी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम की दुख्तर अख्तर हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा मौला कायनात, ये दोनों कज़न थे। और इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो बेटी थी वो भी कज़न दूसरी तीसरी नस्ल में जाकर मिलती हैं। और इसी तरह हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो सरकार अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटियां अता फरमाई वो भी कुरैशी थे और नबी अलैहिस्सलाम का कबीला कुरैश भी है। और इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने अपने चचाओं को भी अपनी बेटियां अता की हुई थी। और ये तो होगी हदीस मुबारक से। दूसरी बात ये कि ये कुरान और हदीस ये कतन ये बात नहीं कहता कि एक चीज़ कन्फर्म हो गई तो फिर भी आप उधर डटे रहें, नहीं। कुरान करीम के अंदर ही अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, तुम खुद को हलाकत में न डालो। जैसे बताया गया भी टेस्ट वगैरह हो गए, टेस्ट के अंदर जो है वो क्लियर चीज़ आ गई कि हाँ ये अगर सिलसिला इनका होता है तो ये बीमारी इनके अंदर आएगी। तो फिर इस्लाम भी नहीं कहता भी नहीं आपके ऊपर फ़र्ज है कि आप इधर ही करें, दूसरी जगह पर ना करें, आप दूसरी जगह पर कर लें। एक बात। और दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने बात कही है उसके जवाब में ये जो फार्मूले बताए गए ये फार्मूले कोई कन्फर्म नहीं है, ये हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। अब जिस जगह पर बीमारी पैदा होने के चांसेस ज़्यादा हैं वहाँ पर इस्लाम कहते हैं आप रुक जाओ, और जिस जगह पर चांसेस नहीं हैं वहाँ पे आप करें, कोई इशू नहीं है। ठीक,
डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि एक तहकीक ने ये भी साबित किया कि बरतानिया में बहुत सारी शादियां जो अभी तक नहीं चल सकी हैं, टूट गई, उनके पीछे कज़न मैरिजेस थी बहुत ज़्यादा। तो एक कज़न मैरिज क्या ज़्यादा देर शादी जो है वो नहीं चल सकती, टूट जाती है? एक तो हम जेनेटिक डिजीज़ की बात करें, दूसरी तरफ दूसरे मसाइल जो आ जाते हैं, क्या वो भी एक बड़ा फैक्टर होता है? और डिप्रेशन भी तो डिजीज़ पैदा कर देती है पैदा होने वाले बच्चे में। बिल्कुल दुरुस्त है। बात असल में ये है कि शादी कज़न में होना, डिजीज़ का आना या शादी का टूट जाना, ये 3 मुख्तलिफ चीज़ें। इसमें शादी का टूट जाने के अंदर नफ्सियाती मसाइल भी हो सकते हैं, कुछ समाजी मसाइल भी हो सकते हैं, इसलिए उसको पहली तो बात है जेनेटिक्स से ना जोड़े। जेनेटिक्स मैं कहूँगा मौरूसियत जिसे कहते हैं। मैंने इसीलिए 2 सवाल इसीलिए किए हैं कि मौरूसी और एक तरफ इख्तलाफात की वजह जो इख्तलाफ की वजह, उस पर मैं रोशनी नहीं डालूंगा, सारे आप साहिब इल्म हैं, आपको पता है कि ये हमारे समाजी मसाइल हैं और इस पर कोई डिफरेंट बिल्कुल एंगल ही डिफरेंट है। अब आगे जेनेटिक्स की तरफ। अब मौरूसियत में ये होती है कि एक लफ्ज आप भी जानते होंगे, इन ब्रीडिंग बोला जाता है, यानी क्लोज जो है ना उनकी शादियां कर देना। एक आउट ब्रीडिंग होती है कि थोड़ा डिसिमिलर, यानी सिमिलर नहीं है, थोड़ा सा फर्क है और डाले, जैसे फर्स्ट कजन पहला और दूसरी नस्ल में जाकर फिर फर्स्ट कजन और उनकी शादी, और तीसरी नस्ल में जाकर फिर फर्स्ट कजन और फिर उसकी शादी। अब इसको यानी एक ही सीक्वेंस। अच्छा, ये इन ब्रीडिंग की ना सिर्फ इंतहाई शक्ल है, बल्कि इसकी सबसे खतरनाक शक्ल ये है कि इसमें जहां खूबियां मल्टीप्लाई होती हैं ना, वहाँ खामियां भी बहुत ज़्यादा, वहाँ खामियां भी मल्टीप्लाई। इस पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इसी इशू पर बात करेंगे क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि हम अवेयरनेस दे सकें और खुद कुछ सीख भी सकें, और हमारी जो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा घरों में इख्तलाफात उनके पीक पकड़ जाते हैं, या उनको लगता है कि शायद औलाद नहीं हो पा रही क्योंकि इसकी बहन के घर में नहीं थी, या उनको लगता है कि शायद इसके भाई के यहाँ औलाद नहीं थी इसीलिए हमारी बहू जो है उसके यहाँ भी औलाद नहीं है। तो ऐसे मामला जो है वो उसको साइंस किस नज़र से देखती है, उसको हमारा दीन किस नज़र से देखता है, और स्पेशली जो बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं बच्चों में, मासूम बच्चे हमने देखा है कि किसी को थैलेसीमिया का पेशेंट है तो खून लग रहा है, किसी को कोई और बीमारी है, कोई माजूर है। तो इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए डॉक्टर साहिबा, चूँकि हम आपसे बार बार इस तरफ आते हैं क्योंकि आप इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट भी हैं, तो क्या ऐसा भी होता है कि कज़न मैरिज जो होती हैं वो इनफर्टिलिटी की तरफ भी ले जाती हैं? हाँ, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखें, अनलेस कि इनफर्टिलिटी एक बिल्कुल डिफरेंट ब्रांच है। उसके अंदर देखो, एक बच्चा पैदा करने के लिए मर्द और औरत दोनों का सही होना ज़रूरी है, सेहतमंद होना, दोनों का सेहतमंद होना। हस्बैंड के स्पर्म सेहतमंद होने चाहिए, वाइफ के एग सेहतमंद होने चाहिए। बिल्कुल जेनेटिकली इनको फ़र्क पड़ता है, लेकिन एक दूसरे को ये इन्फ्लुएंस नहीं करता। अगर लड़की के एग्स वीक हैं फॉर सम रीज़न, उसका स्पर्म पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। अगर हस्बैंड के स्पर्म हेल्दी हैं और वाइफ के एग में थोड़ी बहुत कमी बेशी है तो दोनों एक दूसरे को कवर कर लेते होते हैं। ये कुदरत का निज़ाम है, और ये साइंस ने देखा है कि लेट्स से कि अगर स्पर्म थोड़ा बहुत वीक है लेकिन अगर एग हेल्दी है, तो जब वो मेट करते हैं तो वो एक दूसरे की ये कमी बेशियों को कवर कर लेते हैं। सो ये इट डजंट मैटर। वो जैसे आप कह रहे थे ना कि खानदानों में भी कभी कभार इनफर्टिलिटी रन करती है। हाँ, कुछ ऐसी जेनेटिक डिजीजेज हैं जो लेट्स से कि एक खानदान है, 3-4 भाई हैं और चारों के घर बच्चे नहीं हैं, हाँ, वो जेनेटिकली लिंक्ड हो सकता है कि जेनेटिकली किसी के अंदर कोई ऐसा जीन अफेक्ट हो रहा है जो स्पर्म को ही डैमेज कर रहा है, और 3-4 बेटों के स्पर्म डैमेज हैं। हाँ, फिर समझ आती है कि जी हाँ, ये इट रन्स इन द फैमिली और 4 बेटों के स्पर्म हेल्दी। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि कजन मैरिज को इफेक्ट कर रही है, उसके लिए उन 4 बेटों की बीवियां चाहे गैरों से आई हो, बिल्कुल तब भी इफेक्ट हो सकता है क्योंकि वो मेल को डैमेज कर रही है। ये आप समझ लो कि ये बहन भाइयों में ज्यादा अफेक्ट करता है। इनफर्टिलिटी अगर हम देखें कि अगर फॉर सम पर्टिकुलर रीजन कोई ऐसी चीज है, अगर मर्दों की एग्जांपल देकर औरतों की लें कि कोई ऐसी डिजीज है जो जेनेटिकली रन करती है, जैसे एक टर्म है आपने सुना होगा PCOS, बड़ी बहुत बात होती है उसके ऊपर मीडिया में बहुत ज्यादा है। ये फैमिलीज के अंदर रन करती है, तो अगर एक बहन में है तो बिल्कुल दूसरे में होने के चांसेस अच्छा बिल्कुल हैं। ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस एक और डिजीज है, खवातीन के अंदर होती है, ये भी इनफर्टिलिटी कॉज करती है, ये अगेन ये बहनों के अंदर रन कर सकती है। तो ये है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें इनफर्टिलिटी की कॉज हैं जो बिल्कुल बहन भाइयों के अंदर उनका कोई लेना देना नहीं है। तो इसका जो PCOS आपने डिजीज बताई, इसके लिए कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर एक बहन को है तो दूसरी को भी हो सकती है? देखो, इसके सिम्टम्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। जनरली PCOS के पेशेंट्स के अंदर बच्चियां ही होती हैं, अगर लेट्स से अगर शादीशुदा नहीं भी हैं तो माएँ अक्सर लेके आ जाती हैं हमारे पास कि पीरियड्स इरेगुलर हैं, साइकिल डिस्टर्ब्ड है, यूजुअली प्रोलॉन्ग्ड होता है कि लेट्स से कि जी 6 महीने तक नहीं आता। इट इज कंफर्म कि PCOS का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब ही होता है, यूजुअली डिस्टर्ब होता है। वो देखो,
अगर डेफिनेशन बाय डेफिनेशन मैं कहूँ तो 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें होना ज़रूरी होता है PCOS के लिए। एक ये डिस्टर्बेंस ऑफ पीरियड्स या पीरियड्स आते ही नहीं है। दूसरा ये कि जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन्स इनको हम कहते हैं उनका ज़्यादा होना बॉडी में। कैसे पता चलता है? चेहरे पे बाल आ जाते हैं यूजली, एक्नी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और बाकी भी जिसम में वो बच्चियाँ कहती हैं कि हम फील कर रहे हैं कि हमारे बाल ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी बच्चियाँ जो हमारी उम्र की हैं। एक ये, और तीसरी चीज़ अल्ट्रासाउंड में कंफर्म होती है कि ओवरीज का एक बड़ा पर्टिकुलर सी पिक्चर होती है। सो इन तीनों चीज़ों में से अगर 2 प्रेजेंट हो तो हम कहते हैं इस पेशेंट को PCOS है। और ज़्यादातर ये पेशेंट्स जो हैं, ज़रूरी नहीं है लेकिन ज़्यादातर ओबीस भी होती हैं, और ओबेसिटी इस तरह की होती है कि सेंट्रल पार्ट पे ये कंफर्म है कि ये बहन से बहन लाजमी चलती है चीज़? ज़रूरी नहीं है। अच्छा अलामा साहब, ये बताइएगा कि आप तो मुफ्ती हैं, हमारे यहाँ ख़वातीन को अक्सर जो है मोरद इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है कि तुम्हारे ख़ानदान से ये बीमारी चलती हुई आ रही है या तुम्हारी बहनों से चलती हुई आ रही है, तुम शायद इसीलिए बे औलाद हो, या बहुत सारी चीज़ों में उनको मौरूसी तौर पर उन पर इल्ज़ाम आयद कर दिया जाता है, जिससे इख्तलाफात बढ़ जाते हैं, घर टूट जाते हैं। तो दीन क्या अहकाम देता है इस मामले में? इस हवाले से मैं 2 बातें करूँगा। पहली बात तो ये है कि ख़वातीन को इस हवाले से हम मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। क्यों? कोई भी समझदार अक्लमंद बंदा जी शऊर होगा तो वो इस तरह नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है कि कुरान करीम को जब हम देखते हैं और मुताला करते हैं, एक तो वजह यह है कि कुरान से दूरी की वजह से इस तरह की बातें आती हैं। कुरान हमें क्या कहता है? कुरान हमें ये कहता है कि बेटे देना अल्लाह के करम से है, बेटियां देना अल्लाह के करम से है, किसी को कुछ ना देना ये भी अल्लाह के ज़िम्मे। जैसे कि वो कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि मैं जिसे चाहूँ बेटी दूँ, जिसे चाहूँ बेटा दूँ, जिसे चाहूँ कुछ भी ना दो। ये बातें करना कि जनाब ये बीमारी किसी की वजह से है, ऐसा नहीं होता। बीमारियां मुतअद्दी नहीं होती हैं। हाँ, हमें एहतियात का हुक्म दिया गया कि जिस जगह पर जो बीमारी है आप उधर ना जाएं, या जिस जगह पर आप मौजूद हैं उस जगह पर बीमारी मौजूद है वहाँ से आप ना निकलें, वहाँ पर ही रहें। यानी इफेक्टेड इलाके को छोड़ने से मना किया गया, छोड़ने से भी मना किया गया और वहाँ पर जाने से भी मना किया गया। ये दीन ने हमें एहतियात दिया और इत्तदाल का रास्ता दिया। बाकी साइंस जो है इस हवाले से, साइंस के जो तजर्बात होते हैं वो 100% नहीं होते, वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। और कुरान करीम और अहादीस मुबारक ने हमें मुतअद्दिद रास्ता दिया है, एहतियात का रास्ता भी दिया है, और यकीन जो हमारा है वो साइंस के ऊपर बाद में है, पहले अल्लाह की ज़ात पर है, रसूलुल्लाह की ज़ात के ऊपर है। बहुत खूबसूरत बात आपने की कि जो हमारा यकीन है वो रसूलुल्लाह की ज़ात पर है, वो अल्लाह की ज़ात पर है। डॉक्टर साहब, जाते जाते एक लाइन में इसको कंक्लूड कीजिएगा, तो मैं डॉक्टर साहब की तरफ भी आऊँ क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। ये बताइएगा कि ये जो इलाज है जो जेनेटिकली आप चेक कर सकते हैं एक दूसरे को, ये इलाज बहुत महंगा है क्या? हर इंसान की बस में नहीं है? हाँ देखो, ये थोड़ा सा क्योंकि एक्सपेंसिव है। हाँ एक्सपेंसिव है। जेनेटिक की जितनी भी चीज़ें हैं वो बड़ी महंगी हैं, यानी आम इंसान नहीं कर सकता, जिसकी रोटी पूरी नहीं होती। हाँ थोड़ा सा मुश्किल है। इसके बरक्स एक और चीज़ भी है, क्योंकि आपने एक सवाल मुझसे, जल्दी से बताऊंगी। एक और तरीका भी अब निकल आया है कि प्रेगनेंसी के बाद भी जब 10 वीक्स गुजर जाएं तो हम माँ के ऊपर ब्लड टेस्ट करके ये जान सकते हैं कि बच्चे के अंदर जेनेटिक डिजीजेस तो नहीं है। ये सस्ता पड़ता है। ठीक, ये तो बहुत अच्छी आपने बात की और सस्ता इलाज भी बता दिया डॉक्टर साहब। क्योंकि वक्त कम है, जाते जाते कुछ मैसेज दीजिएगा इसी हवाले से, जो हम लोग इल्ज़ामात की भरमार कर देते हैं और फिर कज़न मैरिजेस भी हम कहते हैं नहीं करनी चाहिए। वो तो चलो समझ आ गई कि साइंस इसलिए कहती है कि ये इलाज इतना महंगा है, इसको चेक करना इतना महंगा है, शायद इसीलिए साइंस मना करती है। आप क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ज़रा अशारतन ये कहूँगा कि लड़का या लड़की पैदा होना जो है ना, ये 100% मर्द का ही काम है, उसके क्रोमोसोम का काम है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि जिस वक्त उनकी प्रेगनेंसी ठहर रही होती है ना, उस वक्त माहौल वहाँ अल्कलाइन है या वो तेजाबियत है। अगर तेजाबियत है तो लड़की पैदा होगी, अगर एल्कलाइन है तो लड़का पैदा होगा। XX क्रोमोसोम अपना काम छोड़ देते हैं तेजाबियत में जाकर। तो इसलिए करके ये तो 100% पहला पैगाम तो ये है कि कभी लड़कियां होती चली जाएं या लड़के होते चले जाएं तो मर्द जो है वो औरत की तरफ उंगली ना उठाएं। ये पहला तो मैसेज मेरा ये है। अच्छा, दूसरा ये है कि हम नहीं टेस्ट कर सकते बहुत सारी चीज़ों को, और कर भी लें। फर्ज किया कि हमने 100 टेस्ट कर लिया, तो जो 101वीं बीमारी होगी उसका तो नहीं किया टेस्ट, तो हमें तो नहीं पता कि हमने 100 टेस्टों में जाकर कौन सी चीज। यानी कि बिल्कुल हम हतमी तौर पे किसी भी चीज़ का फैसला नहीं कर सकते, हम अक्ल कुल नहीं है, क्योंकि आखिर में जो ज़ात है ऊपर वो अल्लाह की है। तो हमें अल्टीमेटली हमारा दीन भी यही कहता है कि हमें भरोसा फिर भी उस रब की ज़ात पर करना चाहिए। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया, वक्त चूँकि बहुत कम है। साइंस कहती है कि कज़न मैरिजेस ना की जाएं, उसकी वजह यह है कि इसको जो जेनेटिकली डिजीज़ को चेक करने के लिए इलाज है वो इतना महंगा है कि शायद जो 2 वक्त की रोटी पूरी कर ले वो इस इलाज को कैसे करवाएगा, कैसे चेक करेगा। तो लिहाजा अगर चेक नहीं करवाया जा सकता तो उससे फिर थोड़ा सा
परहेज़ ही किया जाए, या अगर ख़ानदान में पीछे मरूसी तौर पर कोई बीमारी चलती भी आ रही है तो फिर वहाँ कज़न मैरिज करना वो जो है वो गलत भी हो सकता है। लेकिन दीन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक्सेप्शंस मिलती हैं जहाँ पर ये चीज़ जायज़ भी है। तो इसी पर हमने कोशिश की आज बात कर सकें, समझ सकें, हमारे देखने वाले भी बहुत कुछ जो है वो समझ चुके होंगे। अगर कोई भी आपका सवाल है तो आप हमें सोशल मीडिया पर अपने कमेंट्स के ज़रिए फीडबैक दे सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट आपका जवाब जो है हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए दे सकें। आज दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।